रिजिम में गोपाल भैया किसी भी पद में नहीं थे। मांझी का एक टैग लगा हुआ था, तो नहीं रहते हुए भी आप आम जनता के बीच में आप पब्लिक में जाइए, वो नहीं रहते हुए भी, किसी भी प्रकार का पद नहीं रहते हुए भी उन्होंने जो शासकीय निधि लाने का जो प्रयास किया, जो योजनाएं लाने का प्रयास किया, वो अभी भी काम चालू है। अभी मैं नागरा की जस्ट बात बताऊं तो अभी भी उन्होंने 90 लाख की निधि लाई है, जबकि पद में नहीं है। हाँ। साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रणभूमि में हम हैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से महाविकास आघाड़ी के इस बार अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए हैं आज कांग्रेस के पूर्व आमदार रहे गोपाल दास जी अग्रवाल। आज सर्कस मैदान पर हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद रहे। समर्थक सारे उनके साथ में नामांकन रैली में जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे समर्थक उनके मौजूद हैं जो वर्षों से उनके साथ में विश्वसनीयता के साथ में मौजूद रहे हैं, या यूँ कहे कि उनके सिपह सालारों में से एक जो हमेशा फ्रंट पे रहकर उनकी कमान संभालते हैं। चाहे आधी रात हो या कोरोना का काल, इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए निष्ठापूर्व तरीके से अपना योगदान दिया है। ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ में है। साहब नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस बार क्या लक्ष्य है अपना? महाविकास आघाड़ी से है कांग्रेस, इस बार अकेली पार्टी के तौर पर अपन नहीं खड़े हैं। क्या लक्ष्य इस बार गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में कितने मतों से जीत सकती है कांग्रेस? जीएन मीडिया न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपूर्व अग्रवाल, गोपाल दास जी अग्रवाल के साथ अनेक वर्षों से कार्य कर रहा हूं। जैसा आपने अभी प्रश्न पूछा कि महाविकास आघाड़ी के कितने मतों से चुनाव हम जीत सकते हैं, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी आज हमारी नामांकन रैली, जैसा आपने देखा, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग स्वयं स्फूर्ति से उपस्थित हुए हैं। और ये गोपाल दास अग्रवाल जी के प्रति लोगों का विश्वास, उनकी सद्भावना को दर्शाता है कि एक व्यक्ति मत के पीछे कैसे इतने लोग जमा होते हैं। निसंदेह ये प्यार और विश्वास है उनके प्रति, उनके किए हुए कामों की पावती है जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई, नौजवान उपस्थित हुए, बुजुर्ग उपस्थित हुए, उनके कार्यकर्ता उपस्थित हुए, कांग्रेस के, हमारे महाविकास आघाड़ी के, हमारे गोंदिया की सामाजिक संस्थाओं के, अलग अलग व्यापारी संगठनों के बड़े प्रतिनिधि उपस्थित हुए। ये सब मिलाकर के उनके प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण, एक वृहद दृष्टिकोण जो लोगों का रहा है। इस वजह से आज हर वर्ग का नागरिक, हर वर्ग के लोग नामांकन रैली में शामिल हुए। मुझे विश्वास है कि ये समर्थन और बढ़ेगा। अभी दीपावली का पर्व है बीच में, दीपावली के बाद वापस चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ेंगी और मुझे विश्वास है कि हम जिस तरह का समर्थन देख रहे हैं, इस समर्थन को बढ़ता हुआ देखेंगे और गोपाल दास जी को भारी बहुमतों से विजयी होता देखेंगे। साहब, जब से मैं जान रहा हूँ गोपाल दास अग्रवाल जी का, मैं चौथी में था तब, 2004 में जब वो विजय होके आए थे। 2004 हो, फिर 2009 हो, फिर 2014 हो, जिसको कहते हैं ना कि एक हैट्रिक मार दी थी। लेकिन फिर बाद में 2019 का ऐसा वर्ष आया जिसमें अपेक्षाकृत इतने वोट नहीं आए और अपन समझ लो कि अपन नहीं बन पाए वापस से आमदार। ऐसा क्यों हुआ कि 2019 अपन चूक गए? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपकी बात को। 4 में जीते, 9 में जीते, 14 में जीते। मैं जीएन के दर्शकों को एक बड़ी मज़ेदार बात बतलाना चाहता हूँ कि 2019 में गोपाल दास जी ने अपने चारों चुनाव में, जो 3 चुनाव में मत लिए थे, उससे ज़्यादा मत लिए, 76,000 वोट लेके वो हार गए। जबकि उसके पहले 14 में उन्होंने 62,000 वोट लिए थे, जीते। उसके पहले उन्होंने 65,000 वोट 2009 में लिए थे, जीते। और 2004 का चुनाव तो वो केवल 45,000 वोट लेके ही जीत गए थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ी, 19 में उनके वोट परसेंटेज भी करीब करीब 7-8% बढ़े। लेकिन 2019 में एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे विपक्षी दलों ने एक होकर एक लक्ष्य बनाया कि गोपाल अग्रवाल को पराभूत करना है। और उनको पराभूत करने के लिए सभी विरोधी उनके एक हुए और
वोटों का डिवाइडेशन पिछले बार नहीं हुआ और इसलिए 76,000 वोट लेकर भी गोपाल दास अग्रवाल जी चुनाव हार गए। तो साहब अब आप जिनका विरोधियों का बता रहे हो, वो कभी जो विरोधी था आज अपने साथ में खड़ा है। महायुति में जो कभी विरोधी थे वो आज महाविकास अघाड़ी में खड़े हैं। आप जान सकते हैं कि मेरा टारगेट किधर मैं कहना चाहता हूँ। तो अब विरोधी भी अपने साथ में है। अब अगर स्पेशली देखा जाए तो ये विदर्भ की सरजमी है, 62 सीटों पे मुकाबला है। क्या आप एक अंदाजे से बता सकते हैं कि 62 में से महाविकास अघाड़ी कितनी जीत सकती है? नहीं, महाविकास अघाड़ी की तो बहुत बड़ी लहर है पूरे विदर्भ में। विदर्भ वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और ज़्यादातर सीटें महाविकास अघाड़ी में, विदर्भ की जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें ज़्यादातर सीटें कांग्रेस को है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी सीटें कांग्रेस और जो सीटें शिवसेना और एनसीपी को मिली है, शरद चंद्र जी के हमारे ग्रुप को, उनसे भी बहुत से लोग जीतेंगे, क्योंकि लोगों में महायुति सरकार के प्रति एक आक्रोश है। बेरोजगारी है राज्य के अंदर में, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बिजली की दरों का बहुत विरोध है। इस पूरे 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा। कार्यालयों में जब हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं पहले सुचारू थी, कहीं ना कहीं उनमें भी हमें बिखराव नज़र आता है। बहुत सी बातें हैं जो लोगों को पता है, बहुत सी बातें मैं कहना नहीं भी चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक असंतोष है जो अंदर ही अंदर खदबदा रहा है, जो उबल के बाहर आना चाहता है, और वो 20 नवंबर को मतदान के माध्यम से आपको दिखेगा। निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी की बहुत सी सीटें, विदर्भ में 62 सीटें हैं लोकसभा विधानसभा की, मुझे विश्वास है कि अधिकतर सीटें महाविकास अघाड़ी जीतेगी। एक प्रश्न जो आपने गोपाल दास जी के बारे में पूछा था, मैं उसका जवाब देता हूँ। गोपाल दास जी पिछले बार कमल चुनाव चिन्ह से लड़े थे। हम तीनों चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही जीते थे और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में हमारी बहुत निष्ठावान सेवाओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारा दुर्लक्ष्य रखा। हमारे प्रति उनके नेताओं के मन में कुछ सद्भावना नहीं थी और लगातार उन्हीं के लोगों के द्वारा हमारे जड़ों को खोदने का कार्य किया जा रहा था। जब हमें महसूस हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते, तब हमने पुनः कांग्रेस पक्ष में घर वापसी का निर्णय लिया और पिछले महीने की 13 सितंबर को आदरणीय रमेश चेन्नीथला जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, आदरणीय नाना भाऊ पटोले जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पृथ्वीराज जी चौहान, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय वडेट्टीवार जी और सभी हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं की, सैकड़ों नेताओं की उपस्थिति में हजारों की संख्या में गोंदिया के अंदर सबने देखा। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से गोपाल दास जी अग्रवाल ने घर वापसी की। साहब ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत लोड रहता है आपके ऊपर, आप फ्रंटियर के एक वॉरियर हैं। आखिरी प्रश्न है कि महायुति के जो सरकार के जो लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, वो कहते हैं कि यार हमने इस बार जो लाडली बहना योजना लेके आए हैं मध्य प्रदेश में, हमने एक तरफा कांग्रेस को पटकनी दी, इस बार महाराष्ट्र में भी लाड़की बहना योजना की लहर चलेगी, ऐसा उनका कहना है साहब। नहीं, देखिए, महायुति के नेताओं ने लाडली बहना को लाया, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने कब लाया? जब लोकसभा में वो पराभूत हुए, जब महाराष्ट्र के 48 में से ज़्यादातर सीटें वो हार गए, तब उन्होंने एक आखिरी हथियार के रूप में लाडली बहना को यहाँ शुरू किया। राज्य का खजाना खाली है, राज्य के जो ज़रूरी पेमेंट्स हैं वो सब रोक कर के लाडली बहनाओं को पैसा दिया जा रहा है, तो दूसरे वर्ग में असंतोष फैल रहा है। ये वही असंतोष है जिसकी मैं बात कर रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बतलाता हूँ कि कांग्रेस की प्रत्येक सरकार ने लाडली बहना को शुरू करने का कार्य रखा है। कर्नाटक में, तेलंगाना में ये महालक्ष्मी योजना के नाम से 2000 रुपये दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत से नियम कायदे हैं लाडली बहना के लिए। 65 वर्ष के ऊपर महिला को लाडली बहना का लाभ नहीं मिलता, एक घर में 3 महिलाएं हैं तो 2 को मिलता है, कुछ टाइप से कई नियम कायदों से ये योजना बंधी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपये प्रति माह प्रत्येक बहन को देंगे और बिना किसी नियम कायदे के देंगे। सबके लिए नियम एक समान रहेगा। और ये भी आपको बतलाना चाहता हूँ कि लोकहित की कोई भी योजना किसी पार्टी की नहीं होती, वो राज्य सरकार का एक या केंद्र सरकार का एक धोरण बनती है। जैसे संजय गांधी निराधार योजना कांग्रेस ने चालू की थी, आज भी चल रही है। तो लोकहित की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलता है, मिलना भी चाहिए। और इसलिए लाडली बहना कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार में
इस सरकार से ज़्यादा अच्छे ढंग से, ज़्यादा निधि के साथ हम प्रारंभ रखेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बतलाना चाहता हूँ। तो साथियों, जैसे कि आपने जाना, यह थे हमारे साथ में कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो निरंतर लगभग 15-20 वर्षों से कांग्रेस के साथ में है, विशेष तौर से गोपाल दास अग्रवाल जी के साथ में है। इस बार कांग्रेस ना सिर्फ अकेली उतरी है, इस विधानसभा चुनाव की रणभूमि में उनके साथ में उतरी है महाविकास आघाड़ी, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट। इसी प्रकार से और एक फ्रंटियर वॉरियर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनसे आपकी बातचीत करवा। फ्रंटियर वॉरियर जिसे कह सकते हैं आप, कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो कई वर्षों से गोपाल दास जी अग्रवाल के साथ में है और उनका नेतृत्व करते हैं, उनकी तरफ से जनता को कांग्रेस की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हैं, जागरूक करते हैं और कर्मठता से इस रणभूमि में, इस विधानसभा चुनाव में उतरे हैं महाविकास आघाड़ी को विजय करवाने के लिए। वो हमारे साथ में जुड़े हैं। वो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं जी, है ना, अभी जो हमारे वर्तमान आमदार साहब हैं विनोद अग्रवाल साहब, वो कहते हैं कि गोपाल दास अग्रवाल जी ने जो अपने कार्यकाल में कार्य नहीं किए वो मैंने 5 वर्षों में करके बता दिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम भारत चंद्र बघेले है और जो आपने मुझे प्रश्न किया, मैंने इसके मेरा ये जो मानना है कि जो विपक्ष पार्टी या जो भी आमदार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सभी को पता है, उन्होंने सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ ढोल पीटा है और जितने भी वादे उन्होंने किए हैं, रोड गली नाले, बस वो यहीं तक सीमित रही है। अगर से आप देखिएगा, इसके पहले जो गोपाल भैया थे, गोपाल अग्रवाल जी थे, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। मेडिकल कॉलेज का था, हिवरा कॉलेज का था, कृषि उत्पन्न बाजार का था, डैम का था, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं अनगिनत, मुझे सब याद बहुत है, लेकिन मैं अभी यहाँ इतनी सारी लिस्ट बताऊँगा तो ऐसी समय निकल जाएगा। उनके जो प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं, अभी आने वाले समय में इस बार अगर से जीत जाते हैं तो वाकई वो सारे प्रोजेक्ट फिर से प्रारंभ होंगे और गोपाल भैया का सपना पूरा होगा। गोपाल भैया की जो विचारधारा, उनकी सपना, उनकी परिकल्पना को देखते हुए हर युवा अब जागरूक हुआ है, क्योंकि पिछले 5 सालों में युवाओं को ऐसा लग रहा था कि क्या होता है, नए को देंगे, बहुत सारी चीज़ों में एक षड्यंत्र के रूप में पिछले बार का जो चुनाव हुआ और गोपाल भैया की पराजित हुई। लेकिन आज का युवा, आज की जनता, आज का जनमानस जागरूक हो गया है और आज इस बार गोपाल भैया का साथ दे रहा है, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि 5 साल में सिर्फ ढोल पीटा गया है, सिर्फ वादे किए गए हैं, कार्य एक भी नहीं हुआ है। तो ये गोपाल भैया से सभी जनमानस की, कार्यकर्ता तो है ही कांग्रेस के, लेकिन आम जनता जिसको बोलते हैं जनमानस की उम्मीद है इस बार गोपाल भैया के ऊपर बहुत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता गोपाल भैया को जिताएगी। साहब, एक तरीके से देखा जाए तो 2014 में भी वही प्रतिद्वंदी थे जी, गोपाल दास अग्रवाल, विनोद अग्रवाल जी। 2019 में भी वही प्रतिद्वंदी थे और 2024 में भी जी, है ना। अगर कुछ ऐसा हो जाता है सिस्टम कि यार गोपाल साहब नहीं कर पाते, इस फाइनल में नहीं जीत पाते, है ना, तो क्या राजनीति का अंत होगा? मैं आपको बताऊं, पिछले रिजिम में गोपाल भैया किसी भी पद में नहीं थे। मांझी का एक टैग लगा हुआ था, तो नहीं रहते हुए भी आप आम जनता के बीच में, आप पब्लिक में जाइए, वो नहीं रहते हुए भी, किसी भी प्रकार का पद नहीं रहते हुए भी उन्होंने जो शासकीय निधि लाने का जो प्रयास किया, जो योजनाएं लाने का प्रयास किया, वो अभी भी काम चालू है। अभी मैं नागरा की जस्ट बात बताऊं तो अभी भी उन्होंने 90 लाख की निधि लाई है, जबकि पद में नहीं है। आप सोच सकते हो कि जो व्यक्ति पद में नहीं है, उस समय बीजेपी में भी थे, आज इस बार कांग्रेस में आ गए, क्योंकि पिछले बार भी षड्यंत्र हुआ था बीजेपी में ले जाने के लिए, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा था कि अगर से उस समय बीजेपी की लहर चल रही थी कि शायद मैं अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर पाऊँ, मेरे जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाए, इसलिए वो षड्यंत्र के आधार पे उनसे जो प्रॉमिस किया गया था, उस आधार पे गोपाल भैया बीजेपी में जा चुके थे, सिर्फ विकास के लिए, खुद के लिए नहीं, सिर्फ आम जनता के विकास के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब वो पद पे ही नहीं थे तो इतना विकास करे, तो इस बार अगर से 100% अगर से वो जीत के आते तो मुझे ऐसा लगता है कि कई प्रोजेक्ट पे यहाँ पे अपने गोंदिया जिला में काम चालू हो जाएगा। कुल मिला के आपका कहने का अर्थ यही है कि
अंततः जनता के विकास की ही बात रहती जी, है ना। चाहे मुझे पद मिले, मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है वो समर्पित है सिर्फ जनता के लिए, वो सिर्फ जनता के लिए, जनता के विकास जनता के लिए। अंतिम प्रश्न है भाऊ, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि आप एक तरीके से फ्रंटियर वॉरियर है कांग्रेस के, है ना। महायुति सरकार ये कहती है कि हम लाड़की बहना योजना लेके आ गए हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमने महिलाओं का, वहाँ की जनता का समर्थन खींचा है, एक तरफ से मतलब देखा जाए तो पटकनी मार दी थी वहाँ पे कांग्रेस को, है ना। इस बार आपको लगता है कि लाड़की बहना योजना वो गेम कर पाएगी? यहाँ पर महायुति सरकार को मदद होगी इस बार लाड़की बहना से? शॉर्ट में इस प्रश्न का आंसर देना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रश्न बड़ा विचारणीय प्रश्न है और मेरे चेहरे पे आप मुस्कान इसलिए देख रहे हो कि ये जो लाडली योजना है, जब मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गए सरकार को आई हुई है महाराष्ट्र में, और एक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ऑलरेडी ये कांग्रेस सरकार जब आई तब ये पहले ही कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थी। ये उसकी कॉपी मध्य प्रदेश में की गई और ये लोकसभा के चुनाव में जब 2.5 साल से सरकार है तब नहीं की, लेकिन इस बार के पिछले बार की हार देखकर, पिछले बार की कमियां देखकर उन्होंने इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ये लाडली योजना बना सिर्फ चुनाव के समय पे क्यों आती है। मेरे ख्याल से मैं तो आपके एक जीएन यूट्यूब चैनल माध्यम से मैं आपको सभी महिलाओं को जागरूक करना चाहता हूँ कि अपना स्वाभिमान बेच के कहीं भी अपना मत न दीजिए। ये 1500 लाडली योजना के लुभावने वादे कर ये सिर्फ विधानसभा के चुनाव के लिए ये लाया गया है, सिर्फ आपके वोट मांगने के लिए। कृपया आप अपना बहुमत, अपना जो निजी वोट है, ये स्वाभिमान है हमारा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब महिलाओं को समझ में आ रहा है, अगर से महिलाएं अगर से इसका आकलन करेगी, पूरा विश्लेषण करेगी, तो ये हमारा ही पैसा, हमारे से ही पैसा लिया जाता है और हमको ही दिया जाता है। अगर से आप रेट की बात करें, सिलेंडर जो 400 में मिलता था वहाँ से भी रेट आज 1100 में मिल रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ा लीजिए, आलू टमाटर के दाम बढ़ा लीजिए, हर चीज़, तेल का दाम, यानी जहाँ से बिजली, ये सभी पैसा लेस हो रहा है, टैक्स, ये सभी पैसा हमारे से ही तो लिया जा रहा है और हमको 1500 रुपये पर लेडीज़ दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं भी पागल नहीं है, महिलाएं बहुत समझदार है और महिलाओं को अब जागृति लानी पड़ेगी। किसी भी प्रलोभन, किसी भी लुभावनों में न जाते हुए, किसी भी योजनाओं का फ़ायदा न उठाते हुए, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सही में सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ये लुभावने में, चक्कर में ना फंसते हुए सिर्फ कांग्रेस को ही जिताए, ताकि वाकई। और एक बात बताऊँ आपको, ऐसा नहीं कि ये लाडली योजना कांग्रेस सरकार आती तो ये लाडली योजना बंद हो जाएगी कांग्रेस सरकार की, क्योंकि जब जो योजना चालू हो जाती है वो किसी भी स्थिति में बंद नहीं की जाती। कांग्रेस का समर्पण है, प्रॉमिस है सभी महिलाओं, सभी माताओं के लिए कि ये 1500 से ना होते हुए उलट इसको 2000 में किया जाएगा महिलाओं के लिए। तो साथियों, जिस प्रकार से आपकी अभी हमने मुलाकात करवाई है कांग्रेस के दो ऐसे फ्रंटियर वॉरियर्स से जो आगे रहते हैं, निष्ठावान तरीके से कांग्रेस की भूमिका को निभाते हैं, कांग्रेस के हर एक कार्य में, या यूँ कहे कि गोपाल दास अग्रवाल जो कि हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से इस बार उम्मीदवार है, उनके यह फ्रंटियर कार्यकर्ता कहलाते हैं। अब विधानसभा चुनाव का जो मतदान है वो 20 नवंबर को है। देखते हैं कि किधर रुझान रहता है हमारे गोंदिया विधानसभा की जनता का और किसे चुनती है वो इस बार अपने मन का आमदार। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए गोंदिया न्यूज़ हिंदी के साथ।